नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके एग्जाम के बारे में। पार्ट 2 जो हुआ था मार्च 2001 में, मार्च 2001 में। पार्ट 1 के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन है। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो उस जंगल को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। उस वन को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने C.F. एंड्रस को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? C.F. एंड्रस को। क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करें। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर, यानी कोई कांच का गिलास है, यदि उसके अंदर हम बर्फ डाल दें तो उस कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। क्योंकि जल बिंदु दिखने का कारण क्या है? इसका कारण ये है, वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर, क्योंकि जो गिलास है उसमें बर्फ है और जैसे ही उस बर्फ वाले गिलास के बाहरी तल पर वायु टच करेगी तो टच करने के कारण, क्योंकि हमें पता है वायु में नमी होती है और उस नमी के कारण जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। वो जो वायु है वो जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, यानी जम जाती है। यानी कांच के गिलास जिसमें बर्फ डला हुआ है उसके बाहरी सतह पर क्या होगा? जैसे ही बाहर की वायु टच करेगी तो बाहर की वायु टच करने के कारण वो जम जाएगी, यानी वो जल की बूंदों के रूप में बदल जाएगी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो उस राज्य में शासन किसके द्वारा किया जाएगा? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति उस राज्य में शासन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है एक काम चलाओ सरकार द्वारा। काम चलाओ सरकार द्वारा भी राष्ट्रपति शासन नहीं किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकार का कोई काम नहीं होता, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री के द्वारा जब सरकार ही नहीं होगी तो मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो वहां का शासन राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा चलाया जाएगा? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब राष्ट्रपति शासन की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाएगा। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार किस राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आर्टिकल 356 के तहत जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो था पंजाब राज्य। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार किस राज्य के लिए किया गया था? तो वो पंजाब के लिए किया गया था। और अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो वो किया गया था 1951 में पंजाब के लिए। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे बोलता है सोडियम का प्रतीक है। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस वाले बच्चों के लिए काफी सिंपल है, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है। तो सोडियम किसका प्रतीक है? सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। तो सोडियम का प्रतीक है Na सोडियम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 44। सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था। क्यों? सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। जलियांवाला बाग वाली घटना जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। एक क्वेश्चन और है, एक पॉइंट और है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर ने। किसने दिया था? जनरल ओडायर ने। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है। आंखों के दृष्टिपटल, दृष्टिपटल को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। आंखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? यहाँ पर 4 रेखाएं दी गई है, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो मैं आपको तीनों रेखाएं बता दूं। सबसे अक्षांश बताता हूं। जो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, यानी जो अक्षांश होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे 3 लाइनें हैं। सबसे ऊपर की लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री से नीचे आती है 111 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उससे 111 किलोमीटर दूसरी रेखा आती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। उससे 111 किलोमीटर 0 डिग्री अक्षांश से 111 किलोमीटर नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं मकर रेखा। यानी सबसे ऊपर की रेखा एक कर्क रेखा, दूसरी रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तीसरी है मकर रेखा। तो भारत से होकर गुजरने वाली सिर्फ एक ही रेखा है, वो है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो कर्क रेखा है और ये भारत से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर। तो भारत से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरने वाली 2 देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय बताती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है और ये भारत का मानक समय निर्धारित करती है। कर्क रेखा की बात आई है तो एक चीज और बता दूं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात आता है, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है और झारखंड आता है। ये 5 राज्य लाइन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 5 तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, पश्चिम बंगाल आ जाता है, 6 हो गए। बांग्लादेश को जंप कीजिए, उसके बाद त्रिपुरा, क्योंकि बांग्लादेश से जो टच करने वाला जो राज्य है गुजरात की सीध में वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट की दूरी विषुवत रेखा से कितनी है? यानी विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और वो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे बोलता है दूरदृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाइपरमेट्रोपिया के नाम से ही पूछे जाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है या उसका उपकरण कैसे किया जाता है? तो यह उपचार कैसे किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस के द्वारा। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष का उपचार करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस। लेकिन एक चीज याद रखना, निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, उसका उपचार किया जाता है अवतल लेंस से। कौन से लेंस से? अवतल लेंस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 48 हमसे बोलता है पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। अब ये पुलकेशिन द्वितीय को यदि मैं आपकी बात करूं तो पुलकेशिन द्वितीय पार्ट 1 में भी मैंने आप बताया था, वहां भी क्वेश्चन नंबर 27 के नाम से था और क्वेश्चन ये था कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। तो वहां पर आंसर था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्हा वर्मन से पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय नरसिम्हा वर्मन से पराजित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे बोलता है आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग हैं। आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर चले तो भारतीय ध्वज के जो रंग है, सबसे नीचे हरा रंग आता है ग्रीन, उससे ऊपर सफेद रंग आता है व्हाइट और उससे ऊपर केसरिया रंग आता है। सबसे नीचे हरा, उसके ऊपर सफेद और तीसरा रंग है ऊपर ही ऊपर केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया हैं। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। और सबसे फेमस क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी मार्च 2001 का एग्जाम है, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको बता दिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे बोलता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए, यानी ग्राम पंचायत का यदि चुनाव करवाना है तो उसका निर्णय कौन लेता है? ग्राम पंचायत का चुनाव करने का जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। कौन सा चुनाव आयोग? राज्य चुनाव आयोग। यानी ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए इसका जो डिसीजन लेगा वो लेगा राज्य चुनाव आयोग, यानी ये डिसीजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51, विषुवत जिसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? वो होती है 12 घंटे की। 12 घंटे की। आप कहेंगे एक दिन तो 24 घंटे का होता है, तो मैं बता दूं वहाँ 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए गए थे, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा और 16 घंटा। और एक दिन 12 घंटे का होता है, एक रात भी 12 घंटे की होती है और दिन और रात मिलकर 24 घंटा होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 52 है बेगम अख्तर संबंधित है। बेगम अख्तर का संबंध किससे संबंधित है? संगीत से। बेगम अख्तर किस चीज से संबंधित है? तो वो है संगीत से। क्वेश्चन नंबर 53, चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी? चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी? तो चंडीगढ़ की अभिकल्पना की थी ली कार्जूबियर ने। चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी? ली कार्जूबियर ने। चंडीगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और ये वर्तमान में हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। नासिक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है नासिक स्थित है। नासिक कहाँ पर है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे पर। नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 55, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो यह है गुलमर्ग में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे बोलता है आरडीएक्स है। आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है? ये एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? ये एक विस्फोटक है। आरडीएक्स है, एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 57, सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है और बोला गया है भारत की धरती पर। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। कहां पर आरंभ किया था? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में आरंभ किया था। कहां पर आरंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर, क्वेश्चन आया है भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया था? तो भारत की धरती पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में चलाया था। चंपारण बिहार में आरंभ किया था। चंपारण बिहार में है।
क्वेश्चन नंबर 58, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे बोलता है, निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? 4 ऑप्शन है, प्रकाश वर्ष, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड और सेकंड। अब आपको पता है जहां जहां सेकंड आ रहा है, चाहे वो नैनो सेकंड हो, चाहे माइक्रो सेकंड हो या फिर सेकंड, ये सब समय की इकाई है। सेकंड, मिनट, आवर, ये सब क्या है? समय की इकाई है। लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ये समय की इकाई नहीं है। तो बात आती है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। अब दूरी कौन सी? मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ये वाली दूरी नहीं है। दूरी है खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी कौन सी होती है? वो दूरी चंद्रमा से सूर्य की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी। तो ऐसी दूरी उनको खगोलीय दूरी बोलते हैं। और खगोलीय दूरी यानी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 60, इंडिया हाउस अवस्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे बोलता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नाम देकर पूछा गया था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को हिंदी में बोलते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का नाम सुनते ही हमें डायरेक्ट आंसर याद आ जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को हिंदी में आजाद हिंद फौज बोलते हैं। और आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में, 1942 में। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी रास बिहारी बोस ने 1942 में, 1942 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हिंदी में नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज नाम है उसका, इंडियन इंडिपेंडेंस का, आजाद हिंद फौज। अब आप बात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में असफल रहे, वो सफल नहीं हो पाए। और आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक गठन या स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। बच्चे आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी 1943 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। जब एक जहाज दिनांक रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जब एक जहाज दिनांक रेखा को यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो क्या होता है? उसे 1 दिन की हानि होती है। यानी कोई जहाज दिनांक रेखा को यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करेगा तो उसे 1 दिन की हानि होगी। पश्चिम से पूरब की ओर तो 1 दिन की हानि होगी और पूरब से पश्चिम की ओर 1 दिन का फायदा। यानी पश्चिम से पूरब तो होती है हानि और पूरब से पश्चिम की ओर होता है लाभ। हानि क्यों होती है? क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कब कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जहाज यदि पश्चिम से पूर्व जाएगा तो हानि होगी 1 दिन की, और यदि जहाज पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा तो उसे लाभ होगा। यहाँ किसकी बात की गई है? पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसे 1 दिन की हानि होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे बोलता है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात बांसुरी वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात बांसुरी वादक हैं? तो विख्यात बांसुरी वादक कौन है? 4 ऑप्शन है, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया। ये 4 नाम एग्जाम में दिए गए थे। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आपको ये भी याद रखने हैं, ये 4-5 नाम मैंने दर्शाए हैं। ये 5 नाम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है, सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर हैं सितार वादक। शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक। जो जाकिर हुसैन साहब हैं तबला वादक। पंडित रविशंकर हैं सितार वादक, शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक, जाकिर हुसैन साहब हैं तबला वादक। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्ला खान साहब शहनाई वादक हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं।
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1931 में, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 66, समुद्र के जल का रंग नीले होने का कारण है। समुद्र के जल का रंग नीले होने का कारण है, तो उसका कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरणन या प्रकीर्णन। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरणन, यानी जब जल के अणु नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं या विकिरणन करते हैं तो हमें समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे बोलता है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है तो इसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंच जाता है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में। इसे हम संक्रांति के रूप में जानते हैं, संक्रांति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68 है, हालेबीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? हालेबीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये होयसालाओं द्वारा, होयसेल वंश से होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था हालेबीड का भव्य मंदिर। होयसेल वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन ने की थी। होयसेल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। हमारे पास क्वेश्चन था हालेबीड का भव्य मंदिर, इसकी स्थापना होयसालाओं वंश के द्वारा की गई थी, होयसालाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय संविधान बनाया गया तो उस समय प्रारूप सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान सभा के लिए जो प्रारूप सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, मार्च 2001 का। भारत व पाकिस्तान के मध्य किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारत व पाकिस्तान के मध्य किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1966 में, 1966 में। भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस किस के मध्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है और ये हुआ था 1966 में। आरआरबी मार्च 2001 एनटीपीसी जीके का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जीके का एग्जाम। यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।